बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, यूनिट नंबर 2 प्रोटीन्स आज हमारा टॉपिक होगा इस क्लास का। तो आज की क्लास में हम लोग प्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करेंगे कि प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन क्या रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और प्रोटीन्स बनती किस तरह से हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इस चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन जो बनी होती है किसी भी दूसरे कंपाउंड की तरह, किसी भी दूसरी चीज़ की तरह, प्रोटीन को बनाने वाले भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। दी सब यूनिट्स आर नॉन एज अमीनो एसिड्स। ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं इनके, और जो पॉलीमर्स हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो आज ही के लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बनता है। इन अमीनो एसिड्स के अंदर बच्चों 4 मेन एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं इनके अंदर, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स मौजूद होंगे और किस कंसंट्रेशन और कंपोजिशन के साथ मौजूद होंगे वो डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड की टाइप कौन सी है। खैर बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्रोटीन की। तो नंबर 1, प्रोटीन जो है किसी भी ऑर्गेनिक और कंपाउंड से ज़्यादा मौजूद होते हैं किसी भी सेल के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अगर हम ड्राई वेट लें तो ड्राई वेट अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो प्रोटीन होगा। इस बात का मतलब ये है कि पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 70 to 85% वाटर होता है। अगर हम उस वाटर को रिमूव कर दें तो पीछे जितना भी वेट बचता है दैट इज द ड्राई वेट। उस ड्राई वेट में से मोर देन या अप्रोक्सीमेटली 50% जो वेट है दैट इज प्रोटीन। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटीन जो है वो इतना ज्यादा बनाती है, यानी कि प्रोटीन के बगैर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता। इसके अलावा प्रोटीन किसी एक सेल में या किसी एक रीजन में मौजूद नहीं होते किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर उसका एक प्रोपोर्शन, उसका एक जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना होगा। बच्चों, हम लोगों ने बायो कैटालिस्ट के हवाले से पढ़ा है कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि बायो कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी हार्मोन्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। उसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या किसी सेल के अंदर, एक मॉलिक्यूल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाती हैं। दीज प्रोटीन्स आर नॉन एज कैरियर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करती है, दैट इम्यूनिटी इज इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। और वो जो एंटीबॉडीज हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन ना सिर्फ हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रही हैं बल्कि हमारी बॉडी का डिफेंस भी कर रही हैं। बेटा फर्दर मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो बच्चे, हमारी बॉडी को किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म में जब चोट लगती है, या अगर हम एनिमल की मोर प्रिसाइजली अगर बात करें तो एनिमल की बॉडी को जब चोट लगती है तो ब्लड जो है वो रिसना शुरू कर देता है, खून बहना शुरू कर देता है। तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, जो कि बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड है इंजरी की सूरत में जो निकल रहा था उसे वहां पर रोका जा सके, फर्दर ब्लड लॉस से बचाया जा सके। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर ये सारे फंक्शन भी प्रोटीन करती हैं। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, दैट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोटीन। जो मसल्स हैं, ऑल ऑफ दीज मसल्स आर प्रोटीन। इसके अलावा जब आपके पास माइटोसिस या मियोसिस, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को स्प्लिट किया जाता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ एनाफेज। तो ये जो एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को स्प्लिट किया जाता है दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटीन्स। सो
एक प्रोटीन या किसी भी प्रोटीन के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने ज्यादा डाइवर्स फंक्शंस हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन सारे के सारे प्रोसेस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो यानी कि प्रोटीन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं बनती, ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब बात करते हैं कि जो मोनोमर प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमीनो एसिड, देयर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन ऑर्गेनिजम्स। अमीनो एसिड की 20 टाइप्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इन अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी का सेम होता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास अमीनो एसिड के बिल्कुल सेंटर में एक अल्फा कार्बन का एटम मौजूद होता है। उस अल्फा कार्बन एटम की एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है, दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप मौजूद है। बच्चों ये जो दो ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, दीज टू ग्रुप्स आर द रिएक्टिव स्पीशीज इन अमीनो एसिड्स। ये दो ग्रुप्स जो हैं ये रिएक्शन करेंगे, दो अलग अलग अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करके एक लंबी चेन को बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने बात की कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सभी का सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस यहाँ पर बच्चों आता है इस साइड चेन के अंदर। देयर कैन बी वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हियर। यहाँ इस एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस CH3 के अलावा यहाँ पर कार्बन की एक लंबी चेन भी हो सकती है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर ये जो साइड चेन है इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आपके पास ये जनरल स्ट्रक्चर है। सभी अमीनो एसिड्स के अंदर ये जनरल स्ट्रक्चर सेम होगा सिवाय इस साइड चेन के। जो साइड चेन है सभी अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होगी ताकि उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, उनके अंदर तब्दीली जो है वो पैदा की जा सके। बच्चों अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये अमीनो एसिड हमने पहले जिक्र किया है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। अभी जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये किस तरह से बनता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को समझना बच्चों बायोकेमिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड आखिर बनता किस तरह से है। तो हम लोगों ने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए ये जिक्र किया कि जो अमीनो ग्रुप है किसी भी आपके पास अमीनो एसिड का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दो ग्रुप्स हैं जो कि रिएक्टिव स्पीशी का काम करते हैं, रिएक्शन करने का काम करते हैं। और किसी भी चेन के अंदर ये जो दो ग्रुप्स हैं ये लाजमी तौर पर अवेलेबल होने चाहिए रिएक्शन के लिए। तो बच्चों आपके पास एक अमीनो एसिड ये वाला है और दूसरा अमीनो एसिड आपके पास ये वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि हम इनको नाम दे देते हैं अमीनो एसिड नंबर 1 और अमीनो एसिड नंबर 2। अमीनो एसिड नंबर 1 का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड नंबर 2 के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। जब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है तो इस इंटरेक्शन के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। व्हाइल दिस वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड, यहाँ पर अमीनो एसिड का एक बॉन्ड फ्री हो चुका है क्योंकि वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी एक बॉन्ड जो है कार्बन का वो फ्री हो गया क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिलीज हो गया। अब यहाँ पर कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री है, नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड फ्री है। तो ये दोनों अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो बच्चों आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों मैं इसको एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। बच्चों हमने बात की कि अमीनो एसिड नंबर 1 का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो अमीनो एसिड नंबर 2 के अमाइन ग्रुप या अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है और इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करने के नतीजे में रिजल्ट के तौर पर एक वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हो चुका है, कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो चुका है। तो ये दोनों अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड आपको बना हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो कार्बन नाइट्रोजन लिंक है, ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एज यू गाइज नो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन्स मेंटेन करती हैं, हर एक सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है,
अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगा। उसके अलावा मैंने स्टार्ट में ये बात की कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये दोनों जो हैं ये रिएक्टिव स्पीशीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यूज हो चुका है, अमाइनो ग्रुप भी यूज हो चुका है। तो फिर आपके पास एक डाई पेप्टाइड या आपके पास दो अमीनो एसिड के जुड़ने से एक चेन बन गई छोटी सी। अगर हम इस चेन के अंदर थोड़ा सा गौर से देखें तो इस चेन की एक साइड पे अभी भी एक अमीनो ग्रुप फ्री है और दूसरी साइड पे अभी भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। ये चेन जितनी मर्जी लंबी हो जाए, ये जो दो ग्रुप्स हैं ये हमेशा फ्री रहेंगे ताकि आगे से आगे चेन को एक्सटेंड कर सकें, चेन को फर्दर जो है ये बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है, और इस बॉन्ड के बनने की वजह से जो एक लंबी सी चेन बनती है उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और ये जो चेन है ये एक्सटेंड करती जाती है, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। आइए इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड मे रिएक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। ठीक है, हमने पहले भी ये बात कर ली कि एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह वगैरह इन अमीनो एसिड की एग्जांपल हैं। अब आगे बात करते हैं पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। A dipeptide has an amino group at one end and a carboxyl group at the other end of the molecule। बेटा हम लोगों ने पहले बात कर ली ना कि आपके पास ये चेन जितनी मर्जी एक्सटेंड कर जाए, आपकी एक साइड पे अमीनो ग्रुप लाजमी मौजूद होगा, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होगा। तो वही बात यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। A dipeptide has an amino group at one end and a carboxyl group at the other end of the molecule. So both reactive parts are again available for further peptide bonds। तो यही बात हम लोगों ने पहले भी कर ली कि जो दोनों रिएक्टिव स्पीशीज हैं वो हर वक्त अवेलेबल होंगी ताकि फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड की को जो है एक्सटेंड किया जा सके, बनाया जा सके, टू प्रोड्यूस ट्राईपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड्स वगैरह वगैरह, ताकि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती रह सके। तो यहाँ तक आई होप बच्चों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पेप्टाइड बॉन्ड के हवाले से। फर्दर बच्चों मूव करते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। अभी बच्चों हम लोगों ने जिक्र किया कि पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से अलग अलग अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे उनके जुड़ते रहने से एक प्रोटीन की लंबी सी चेन बन जाएगी। उस चेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसकी डिफरेंट फोल्ड्स बनेंगी। तो जो डिफरेंट फोल्ड्स बनेंगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर उन नेम्स को पढ़ना है, उनकी डिटेल पढ़नी है। तो ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज which are determined by the number and specific sequence of amino acid in a molecule। यहाँ पर बात ही की जा रही है बच्चों कि हर प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि उस प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं और उन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। इसके ऊपर जब हम आगे जाके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, and upon the shape which the molecule assume as the chain folds into its final compact form। कि किसी भी प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड के नंबर पर, अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर और उस शेप पर डिपेंड करती हैं जो कि अमीनो एसिड्स बनाते हैं, जो चेन है वो एक दूसरे के ऊपर ही फोल्ड होती है। तो वो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। प्रोटीन इस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोटीन इस स्ट्रक्चर में बनती जरूर है लेकिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो फौरन से चेंज हो जाता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। कि किसी भी आपके पास प्रोटीन के अंदर कितने ज्यादा अमीनो एसिड हैं और अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही जो चीज है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है। सबसे पहले एफ सेंगल वो साइंटिस्ट था जिसने इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, इसने डिटरमिन किया कि जी प्रोटीन के अंदर
आपके पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने ये जिक्र कर लिया था कि आपके पास जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और एक लंबी सी चेन बनती जाती है। उस चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये जो चेन है, मैंने आपसे अर्ज की कि ये जो चेन है हमेशा उस एक लीनियर फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि अपने ऊपर फोल्ड बनाकर फौरन से स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। जो सबसे पहला और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनका। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है। दिस बॉन्ड विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक लिंकेज या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की एक फोर्स है, कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है जो दरमियान में बन रहा है जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उनके दरमियान में अट्रैक्शन है, लेकिन इस अट्रैक्शन की वजह से जो एक बिल्कुल स्ट्रेट या लीनियर चेन थी वो दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेती है। उनमें से बच्चों एक स्ट्रक्चर जो है उसे हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स का। हेलिकल प्रोटीन या हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक लंबी सी चेन थी, उस चेन के अंदर अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो आपके पास एक ये हेलिकल या स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बन गया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। इसके अंदर हर एक हेलिकल टर्न के अंदर आपके पास 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ से लेकर इस अगली टर्न के दरमियान में टोटल 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होंगे और नेक्स्ट टर्न में भी इसी तरह होंगे। ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ते जाएंगे और लंबा सा एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स उसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है उसकी बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स किस तरह से बनती हैं बच्चों? जब एक आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन का, वो अपने ऊपर ही फोल्ड बैक होकर, सपोज कर लीजिए कि आपके पास प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था यहाँ तक, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर ने अपने ऊपर ही फोल्ड करके अपने ऊपर ही हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनाए कि उसकी दो फोल्ड्स बन गई, एक शीट की फॉर्म उसकी बन गई। दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में आपके पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और बीटा प्लेटेड शीट्स में एक प्रोटीन की चेन अपने ऊपर ही फोल्ड बैक करके पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको फोल्ड करती है और दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये बात की कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी थी उसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, दूसरा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड था। सिर्फ यही दो बॉन्ड अगर मौजूद हों किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तो वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स बनाएंगे, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे। जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर के बनने के लिए जरूरी है कि उनके अंदर इन दो बॉन्ड्स के अलावा भी बॉन्ड बने। ये हर प्रोटीन में नहीं होता, ये चंद एक प्रोटीन जिन्होंने कोई फंक्शनल रोल प्ले करना होता है आपकी बॉडी के अंदर, सिर्फ उन्हीं प्रोटीन के अंदर होगा। ठीक है बेटा, दोबारा मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये स्ट्रक्चर अटेन होता है उन प्रोटीन के अंदर जिन्होंने आपकी बॉडी में कोई फंक्शनल रोल प्ले करना होता है, लाइक एंजाइम्स वगैरह। तो इनके अंदर बच्चे जो प्रोटीन फोल्ड करके अपने ऊपर बेंड और फोल्ड करके एक ग्लोबुलर शेप या एक गोल शेप बना लेती है। ठीक है, इसको हम टर्शियरी कन्फर्मेशन कहते हैं। इनके अंदर जो तीन मेजर टाइप के बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसके ऊपर यहाँ पर एक सल्फर का एटम मौजूद है, दूसरे अमीनो एसिड के ऊपर भी सल्फर का एटम मौजूद है। जब ये दोनों सल्फर के एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। इसके अलावा इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं और इनके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी बनती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, वो फोल्ड करके प्रोटीन की इंटरनल साइड में आ जाते हैं
और एक्सटर्नल साइड जो है ये पानी के साथ इंटरेक्ट करती है, जो इंटरनल साइड है ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। तो वो वाली लिंकेज जिनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पानी से बचने के लिए प्रोटीन की इंटरनल साइड में आके बॉन्ड बना लेते हैं, इनको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो जब ये वाले बॉन्ड्स बनते हैं, प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, तो प्रोटीन कोई फंक्शनल रोल प्ले करने के काबिल हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी हमने सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये देखा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रिंसिपल बॉन्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा बनते हैं, एडिशनल बनते हैं। अब बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस बॉन्ड्स के एडिशन का नहीं है, बल्कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स का डिफरेंस है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर तक किसी भी प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जिसमें एक से ज्यादा चेन्स होनी चाहिए, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होनी चाहिए, तो इस तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। लाइक हीमोग्लोबिन जो है, इसके अंदर बच्चों 4 अलग अलग चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये चेन्स आपस में मिलकर प्रोटीन के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनके अंदर भी डाइसल्फाइड ब्रिज होंगे, इनके अंदर भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या आयोनिक बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये सारे के सारे बॉन्ड जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में बन रहे थे, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी बनेंगे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ चेन्स होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, उसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ चेन्स होंगी जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगी। इस स्ट्रक्चर को हम टर्शियरी का नहीं बल्कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर और प्रोटीन ओवरऑल इंट्रोडक्शन के हिसाब से वो क्लियर हुआ होगा। इसको अपनी बुक से लाजमन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।